जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजा पट्टी में इजरायली नरसंहार का साथ देने वाले अमेरिका ने मारी पलटी। जो बाइडेन ने नेतन्याहू का किया जमकर विरोध, बताया यहूदी राज्य को फायदा नहीं होगा नुकसान। अब तक इजरायली हमले में कितने मस्जिद हुए शहीद, वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे। दुनिया के लिए अफगानिस्तान का दरवाजा बनेगा चाबहार पोर्ट, तालिबान ने यूं ही नहीं खोला खजाना, बताएंगे पूरा मामला। इसी के साथ आपको बताएंगे रूस और चीन चांद पर बनाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, नासा से आगे निकलने की तैयारी, क्या है प्लान, जानेंगे क्या है पूरी खबर। सब कुछ हम आपको आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, गाजा में इजरायल के करीब 5 महीने से चल रहे हमलों में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं, जिसने एक मानवीय संकट भी खड़ा कर दिया है। गाजा में ठीक से राहत सामग्री न पहुंचने के चलते लोग भूख से मरने की कगार पर है। अस्पतालों में कुपोषण और इसकी वजह से बीमार पड़े बड़ी संख्या में बच्चे भर्ती कराए जा रहे हैं। इस पर दुनिया भर में इजरायल की आलोचना हो रही है। अब उसके सबसे करीबी दोस्त अमेरिका की ओर से भी ऐतराज जताया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह से गाजा में आम लोगों की जान जा रही है वो इजरायल के लिए अच्छा नहीं है। बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में हमास के खिलाफ अपने युद्ध के तरीके से इजरायल की मदद करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेतन्याहू को इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप निर्दोष लोगों की मौत की घटनाओं पर और ध्यान देना चाहिए। बाइडेन ने यह भी कहा कि गाजा के राफा में करीब 13 लाख फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इजरायल के लिए इस क्षेत्र पर हमला रेड लाइन है। जो बाइडेन ने नेतन्याहू की कार्यशैली पर सवाल उठाए तो साथ ही हमास के खिलाफ कार्रवाई के इजरायल के अधिकार के प्रति समर्थन भी जताया। इसके बावजूद माना जा रहा है कि उनकी ताजा टिप्पणी नेतन्याहू के साथ उनके तनावपूर्ण होते संबंधों की ओर इशारा करती है। बाइडेन ने गाजा में लोगों के बड़ी संख्या में मारे जाने के सवाल पर कहा कि इजरायल जिसके लिए प्रतिबद्ध है ये उसके विपरीत है और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती है। बाइडेन कई बार ये कह चुके हैं कि इजरायल गाजा में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खो सकता है। हालांकि बाइडेन ने इजरायल पर युद्ध विराम के लिए कोई खास दबाव भी नहीं बनाया है। हालिया इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा कि वो रॉकेट हमलों से इजरायलियों की रक्षा करने वाले आयरन डोम मिसाइल और दुकों जैसे हथियारों की सप्लाई को नहीं रोकेंगे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली सेना के अंधाधुंध हमलों में पिछले 5 महीनों में 1000 से अधिक मस्जिदें नष्ट हो गई है। वहां के अधिकारियों ने कहा कि गाजा में ये मस्जिदें 7 अक्टूबर से इजरायली हमले में नष्ट हो गई है। कतर स्थित मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने कहा कि इजरायली बलों ने पिछले महीने दक्षिण गाजा शहर राफा में 1952 में बनी एक मस्जिद को निशाना बनाया। अल हुदा नाम की यह मस्जिद इजरायली हमले से मलबे में तब्दील हो गई है। ये मस्जिद इलाके की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी। अल हुदा मस्जिद में 1500 से ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते थे। वहां एक बड़ा लाइब्रेरी भी था। वर्तमान में सीमित संख्या में नमाजी इस मस्जिद की जगह पर नमाज पढ़ते हैं जो हमले में नष्ट हो गई थी। फिलिस्तीनी मुसलमान रमजान के पवित्र महीने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अल हुदा मस्जिद में इबादत के लिए इकट्ठा होने का फैसला किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इजरायल जो गाजा पट्टी में कर रहा है वो खुलेआम युद्ध अपराध है, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अपना समर्थन जाहिर करें और कमेंट बॉक्स में फ्री फिलिस्तीन जरूर लिखें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बीते महीने फरवरी में एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए ईरान चाबहार बंदरगाह में $35 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। जैसे कि हमने आपको बताया भी था, तालिबान का यह कदम अफगानिस्तान के लिए दुनिया से व्यापार के नए रास्ते खोल सकता है। इस निवेश की अहमियत होने की बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा है। किसी भी सीमा पर समुद्र न होने की वजह से अफगानिस्तान समुद्री व्यापार के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर है। ईरान के चाबहार बंदरगाह में अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनने की क्षमता है। ईरान अफगानिस्तान सीमा पर मिलक गांव से करीब 970 किलोमीटर दूर स्थित चाबहार ईरान का एकमात्र बंदरगाह है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुंच है। चाबहार जाहेदान सड़क से रेलवे के माध्यम से जमीन से भी अफगानिस्तान से जुड़ सकता है। एक स्वतंत्र शोधकर्ता और ईरान विश्लेषक
रोबर्टो ने कहा है कि चाबहार बंदरगाह में तालिबान की रुचि आश्चर्यजनक नहीं है। बंदरगाह का उसके लिए महत्व जग जाहिर है। इसी को देखते हुए कि आर्थिक मामलों के लिए अफगानिस्तान में उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पिछले साल नवंबर में तेहरान का दौरा किया था। ईरान ने काबुल में तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता देने से अभी तक परहेज किया है, लेकिन अफगान दूतावास को उसने तालिबान प्रतिनिधियों को सौंप दिया है। ईरान ने काबुल के साथ घनिष्ठ व्यापार और वाणिज्यिक जुड़ाव और सहयोग बनाए रखा है। ईरान और अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करते हुए आर्थिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए उत्सुक दिखते हैं। फरवरी के आखिर में ईरान पहुंचे अफगान सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने चाबहार बंदरगाह में निवेश के लिए डील पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते में अफगान सरकार ने चाबहार पोर्ट में $35 मिलियन के निवेश का फैसला लिया है। तालिबान सरकार चाबहार बंदरगाह और चाबहार मुक्त आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्यिक, आवासीय और सरकारी परियोजनाओं में $35 मिलियन का निवेश कर रही है। तालिबान के निवेश का इस्तेमाल 35 मंजिला ऊंची इमारत फखर निर्माण परियोजना में किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने 2030 के दशक में चंद्रमा पर एक ऑटोमेटिक परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए चीन के साथ काम करने के लिए प्लान की घोषणा की है। यह रिएक्टर चंद्रमा बेस को बिजली देने में मदद करेगा, जिसे दोनों देश संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। 2021 में रोसकोसमोस और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने खुलासा किया कि उनका लक्ष्य चंद्रमा पर मिलकर एक बेस बनाने का है। इस बेस का नाम इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS होगा। उस समय चीन ने दावा किया था कि यह सभी इच्छुक देशों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के लिए खुला है। हालांकि CNSA के साथ खराब ऐतिहासिक संबंधों और रोसकोसमोस के साथ हालिया तनाव के कारण नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को शायद ही इस बेस पर जाने की इजाजत मिले। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंधों के जवाब में रूसी स्पेस एजेंसी ने 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। मंगलवार को रोसकोसमोस ने घोषणा की है कि वो चीन के साथ एक परमाणु रिएक्टर बनाने का प्रयास करेगा जो चांद के बेस पर बिजली देगा। रोसकोसमोस के महानिदेशक यूरी बोरिसो ने कहा, हम अपने चीनी सहयोगियों के साथ मिलकर चंद्रमा की सतह पर 2033 से 2035 तक एक बिजली यूनिट स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। बोरिसो ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण कार्य संभवतः मनुष्यों की उपस्थिति के बिना ऑटोमेटिक तरीके से किया जाएगा। इससे जुड़े आवश्यक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लगभग तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रोसकोसमोस इस बेस को बनाने के लिए चंद्रमा पर माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर परमाणु संचालित रॉकेटों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। हालांकि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें यह नहीं पता इसे कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि परमाणु रिएक्टर चंद्रमा के बेस के लिए जरूरी होगा, क्योंकि सौर पैनल के लिए पर्याप्त ऊर्जा बनाने और उनका संग्रह करना संभव नहीं होगा। रोसकोसमोस और CNSA में से किसी ने भी मनुष्यों को चंद्रमा की सतह पर भी नहीं भेजा है। इसके अलावा रूस चंद्रमा के मिशन में पिछले साल फेल भी हो चुका है। हालांकि चीन 2013 से ही अपने लैंडर और रोवर सतह पर पहुंचा चुका है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।